प्रॉब्लम्स में देखिए, तो याद रहे कि चैप्टर 13 के हम प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है पहला क्वेश्चन 13.1, यानी चैप्टर 13 का पहला क्वेश्चन। इसका मतलब ये चैप्टर 13 का पहला क्वेश्चन। यहाँ हम क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे पूरा बोर्ड पर, हम सिर्फ इसका डेटा बनाएंगे। और इसका पेज नंबर है 279। मेरे पास जो किताब है पेज नंबर 279 पर ही आपको मिल जाएंगी प्रॉब्लम्स। तो जो तुलबा वीडियो देख रहे हैं तो वो जो है पेज नंबर 279 निकालें। पेज नंबर 279 निकालने के बाद क्वेश्चन 13.1 इसे पढ़िए और इस पर और कीजिए क्या कहा जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अच्छा, इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कुछ पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फार्मूले। क्या इम्पॉर्टेंट? इसके जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो ये हैं। पहला फार्मूला याद रखिए जो रेडियस ऑफ मिरर फार्मूला कहलाता है। क्या कहते हैं इसे, बोलिए? मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन। वो ये है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और दूसरा वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला जो 2f के बराबर है, फोकल डबल ऑफ द फोकल लेंथ। तीसरा, अगर आप फोकल लेंथ निकालेंगे तो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। और चौथा फार्मूला मैग्नीफिकेशन का है जो बराबर होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला इस्तेमाल होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ये फार्मूले जो है 5, इनका इस्तेमाल है न्यूमेरिकल में। जब आप न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व करें किसी भी चैप्टर के तो आपको उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज फार्मूले आने ही चाहिए, तब आप जो है बात कर सकते हैं, डेट के लिए समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ये डेटा बना रहे हैं हम डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से शो करते हैं 30 सेंटीमीटर। याद रहे कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सवाल है ये। कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव मिरर। ये वो मिरर होता है जिसकी बैरूनी सतह जो है वो पेंट होती है, अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिव होती है। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। फोकल नहीं, ये नहीं लिखिए फोकल लेंथ, इसको बाद में देख लीजिएगा, ये तो आपके पास मौजूद है। ये लिखिए, डेटा बनाइए, फोकल लेंथ लिखिए इसकी। अब फोकल लेंथ को f से शो करते हैं। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर की वन है। फोकल लेंथ का मतलब आप जानते हैं ना, मिरर से लेके ये जो फोकस तक का फासला होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो 5 सेंटीमीटर की वन है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको ऑब्जेक्ट साइज़ भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट यानी HO, H का मतलब हाइट, O का मतलब ऑब्जेक्ट कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हाई हो ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर टॉल हो, तो कहना है फाइंड द पोजीशन एंड साइज़ ऑफ द इमेज। फाइंड पोजीशन एंड साइज़ ऑफ इमेज, यानी आपको क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड क्या है, पोजीशन, इमेज पोजीशन बतानी है। इमेज पोजीशन बताएं क्या होगा, या इमेज डिस्टेंस भी कहते हैं। पोजीशन का दूसरा नाम क्या है, इमेज डिस्टेंस। कि इमेज कितने फासले पर बनेगी, इसको Q से शो करते हैं। और इमेज साइज़ भी बताना है, या इसको इमेज हाइट भी बोलते हैं। इमेज साइज़ बोल दीजिए या इमेज हाइट बोल दीजिए, एक ही बात है। और इसको हम HI की अलामत से शो करेंगे। ये कैलकुलेट करना, डेटा कंप्लीट कर लें प्लीज़। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसका फोकल लेंथ प्लस 5 और ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर। बताइए इमेज कितनी दूरी पर बनेगी आईने से, Q बताना है। और इमेज पोजीशन या इमेज डिस्टेंस बताना है कि कितने फासले पर बनेगी। और जो इमेज का हाइट होगा या इमेज का साइज़ होगा यानी HI, हाइट ऑफ इमेज, वो भी कैलकुलेट करनी है कि वो क्या होगी। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन अब यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज
सॉल्यूशन में पहले हेडिंग डालेंगे हम क्या, इमेज पोजीशन, यानी इसमें हेडिंग आप डाल सकते हैं फॉर क्यू। इमेज पोजीशन को या इमेज डिस्टेंस को क्यों कहते हैं कि आईने से इमेज कितनी दूरी पर बन रही है। ठीक है भाई, तो ये कैसे निकालेंगे, इट इज़ वेरी इजी यूजिंग मिरर फार्मूला। क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। देखिए आपके सामने ये मौजूद है लिस्ट, इसमें मिरर फार्मूला कौन सा है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, यही ना मिरर फार्मूला। अब दो तरीके होते हैं, या तो पहले q को अलग करें या पहले f और p की वैल्यू पुट करके q अलग कर लें, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज फिट कर देते हैं 1/f। f की जगह क्या आएगा, फोकल लेंथ इज़ 5, यहाँ देखो फोकल लेंथ क्या दी हुई 5 सेंटीमीटर, 5 1/p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो 30 आ जाएगा, फिर प्लस का 1/q, और q हमें मालूम करना है, इट इज़ अननोन, q तो फाउंड करना है, तो भी फाउंड। अब इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे q की वैल्यू मालूम हो जाए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यस साइड चेंज करेंगे। सबसे पहले साइड चेंज करने का मतलब ये होता है कि 1/30 और प्लस का 1/q, इसको लेफ़्ट पे साइड चेंज करते हैं, और 1/5, यानी जो रकम राइट पे थी उसको लेफ़्ट कर दिया और जो लेफ़्ट पे थी उसको राइट कर दिया। इसको कहते हैं साइड। इसकी मिसाल ऐसे कि अगर ये लिखा हो a = b, a बराबर है b के, तो उसको लिख सकते हैं b बराबर है a के। तो बात एक ही है, साइड चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने इस रकम को लेफ़्ट पे, उस रकम को राइट क्यों किया ऐसा। अब ये जो 1/30 है प्लस में, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, ताकि q को अलग करें। हमें q मालूम करना है, इमेज पोजीशन निकालनी है या इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए क्या होगा, 1/q यहाँ पे तनहा रह जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1/5 पहले से मौजूद है, प्लस का 1/30, वहाँ जाके माइनस का 1/30 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो प्लस का 1/30 वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का 1/30। अब यहाँ 5 और 30 इसके दरमियान एलसीएम लेंगे, जो कि आप जानते हैं किस तरह से लिया जाता है। एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका भी समझाया है कि उसके अंदर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लें, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर 5 और 30 का एलसीएम निकालें तो क्या निकलता है बताइए, आ जाए दूसरी क्लास में। इस तरह करते थे ना, 5 और 30 लिखने के बाद 5 1 5, 5 6 30, फिर डायरेक्ट 6 से कर दें। किससे कर दें, 6 से। 6 1 6, तो क्या आएगा 5 और 6। तो एलसीएम कैसे लिखते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी यहाँ नंबर आते थे उनको मल्टीप्लाई कर देते थे, 5 6 30, ये एलसीएम आ गया। इसका मतलब है इन दोनों का एलसीएम 30 होगा। तो अब उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसको लिखने का कायदा ये होता है 1/q इज इक्वल टू, इन दोनों को सिर्फ डिफरेंस लेना है, अपॉन का सब्ट्रैक्शन है ये। तो एक लंबी लाइन डालने के बाद 5 और 30 का जो एलसीएम है 30, वो यहाँ लिख देंगे, जो हमने यहाँ पे बताया कैसे आता है। अब ये जो एलसीएम आया है इसको पहले इसके साथ सॉल्व करेंगे 5 के साथ, उसके बाद 30 के साथ सॉल्व करेंगे। तो कायदा ये है कि जो 30 है इसको पहले अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। इस तरह 30 को 30 से पहले डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बोलें, 5 6 30, माइनस करने पर 0, तो क्या है 6, वो 6 ऊपर वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या होगा 6 × 1, फिर माइनस। उसके बाद अब जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ समझ ले, सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट होगा। 30 को 30 से डिवाइड करेंगे, हाँ, तो 30 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 1 30, माइनस करने पर 0, तो इसका मतलब है 1 आया। वो जो 1 आया ऊपर वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 × 1। इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं इसको। असल तरीका तो खैर यही है इसको सॉल्व करने का, लेकिन लोगों ने जुगाड़ तरीके भी निकाले हुए, वो हम फिर किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/q इज इक्वल टू 6 1 6 माइनस 1 1 अपॉन में 30 मौजूद है। अब देखिए क्या होगा, 1/q इज इक्वल टू, या 6 में से 1 को माइनस करते हैं तो 5 आता है, अपॉन में 30 मौजूद है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझने वाला है, जब भी आप किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें कोई नई नई बातें सामने आती हैं, तो वही बातें बाद में दूसरे सवालात में रिपीट होती हैं। तो पहले क्वेश्चन में अच्छी तरह उनको समझ लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट हो तो आसानी रहे। देखिए यहाँ पे हमें q चाहिए और q अपॉन में, तो इसको तो ऊपर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशंस को रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे। क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ उलट देंगे, ये रूल है मैथ का।
यानी इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर लिखा हो A/B इज इक्वल टू C/D, तो अगर आप एक साइड को पलटेंगे तो दूसरी साइड को भी पलटना पड़ेगा। ये A/B को अगर आप फर्ज कर लें B/A लिखते हैं तो C/D को D/C लिखना, दोनों तरफ पलटना पड़ता है। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे। 1/Q को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा Q/1, इसको पलटेंगे तो 30 ऊपर 5 नीचे, दोनों तरफ आपने उलट दिया। अब हर ज़द के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे सिंपली Q और इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करें 5 1 5 5 6 30, तो ऊपर 6 बचेगा अपॉन में 1, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये आ चुका है, उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड इमेज पोजीशन, इसका मतलब है INS इमेज 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। रिक्वायर्ड इमेज पोजीशन 6, द करेक्ट आंसर। आखिर में लिखें सी इज रिक्वायर्ड इमेज, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, पोजीशन भी बोल सकते हैं। इमेज पोजीशन के इमेज इतनी दूरी पर बनेगी INS से, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब तो निकलेगा नहीं, पहले इसको तो कर ले। सोल हो गया, सोल शाबाश। अब क्या निकालनी है? अब इस इमेज की हाइट क्या होगी? हेडिंग डालें 4HI, क्या हेडिंग होगी? 4, अच्छा वेल हो गई क्या? ये भी हिस्सा है काम का। हेडिंग डाली सबने? बोलिए, नहीं डाली? गुड यार, ये क्या हुआ, ज़्यादा ही हो गया। 4HI की हेडिंग डाली। मिटाना पड़ेगा इसे। देखें आप, आपके पास सॉल्यूशन में पहली हेडिंग क्यों की थी? ऑब्जेक्ट पोजीशन आ चुकी है। 4 हाइट ऑफ इमेज, या इसको साइज़ ऑफ इमेज भी कहते हैं। अब उसको मालूम करेंगे तो वो तो ज़ाहिर लिस्ट मिट चुकी है फार्मूलों की। तो मैग्नीफिकेशन के 2 फार्मूले बताए थे, एक HI/HO, दूसरा Q/P। तो एज बी नोटेड, क्या मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला तो ये बताया आपको, क्या Q/P, और दूसरा फार्मूला क्या बताया? HI/HO। दोनों मैग्नीफिकेशन के फार्मूले। अब चूँकि दोनों मैग्नीफिकेशन के फार्मूले, लिहाजा दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर का मतलब क्या है कि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। किस तरह से? Q/P इज इक्वल टू HI/HO, यानी इसका मतलब है कि Q/P और ये HI/HO दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ही मैग्नीफिकेशन के फार्मूले हैं। तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए, दोनों को इक्वल ले लीजिए। इससे क्या होगा? इससे हमें HI निकल आएगा, हाइट ऑफ इमेज। क्या आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है? देखो डेटा में HO पता है 5 सेंटीमीटर। क्या आपको Q मालूम है? मालूम नहीं था, फाउंड हुआ है 6। क्या आपको P मालूम है? यस, नोन है, गिवन डेटा में 30। तो पुट करके आप HI निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप पुटिंग करें, साइड चेंज कर दें। क्या करें? साइड चेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये? बोलिए, HI/HO इज इक्वल टू Q/P। हाइट ऑफ इमेज देखें क्या है? हाइट ऑफ इमेज, यस, वो तो मालूम करनी, अपॉन HO, दैट इज़ 5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 5। उसके बाद देखिए क्या है? Q/P। Q आपने निकाला है 6 और P की वैल्यू 30। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ डेटा और इन चीज़ों से गिवन है आपको, तो वहाँ से देख के लिखेंगे। उसके बाद ये 5 डिवाइड में इसको उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, फिर से देखें, 6/30 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 5 डिवाइड में था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 ऊपर 30 नीचे, इसको काट सकते हैं। 5 1 5, 5 6 30। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा? HI इज इक्वल टू 6/6 रह जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई वाले, फिर 6 1 6, 6 1 6। तो जवाब क्या आएगा फाइनली? बोले, यहाँ 1 बचेगा और आगे भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 1 होता है। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। 1 1 1, और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, क्योंकि जितने डिस्टेंसेस या हाइट है वो सेंटीमीटर में, लिहाजा हाइट ऑफ इमेज इज 1 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड साइज या हाइट ऑफ इमेज
इसको साइज भी बोलते हैं, साइज रिक्वायर्ड साइज भी कहते हैं या हाइट भी कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज। रेड क्लियर। तो देखा आपने किस तरह से हाइट ऑफ इमेज हासिल हो गई। जी, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि और समझते हैं। ये जवाब इम्तिहान में आप लिख देंगे, जवाब हो गया, नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये इसको डायग्राम से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कैसे है ये मामला। ये लिख लिया, देखिए इसको ज़रा सा समझें और तवज्जो रहे। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, क्या है? दिस इज कॉनकेव मिरर, जिसकी बैरूनी सतह पेंटेड होती है, अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिव होती है, टेढ़ा ही होती है। ओके, दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर। फिर बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये बात आप जानते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं, डेट इज़ व्हाट? फोकस, और फिर उसके आगे क्या होता है? 2f होता है। ऐसे ही है भाई। अब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। तो कहाँ से कहाँ तक 5 सेंटीमीटर फासला होगा? ये फोकस है, फोकस और ये पोल, इसके दरमियान ये फासला फोकल लेंथ कहलाता है 5 सेंटीमीटर। तवज्जो रहे, इज दैट क्लियर? अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कितने फासले पर है? 30। अच्छा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। 5 और 5 कितना होता है? 10। ये 10 हो गया, फिर 20 आएगा, फिर आगे आएगा 30 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2f के बियॉन्ड रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ये बात तो समझ में आती है ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? 2f के बियॉन्ड रखा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो 30 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया 10। उसके बाद फिर 30 तक जाना है, तो ज़ाहिर है 20 सेंटीमीटर और जाना पड़ेगा। ये रफ डायग्राम बना रहे हैं समझाने के लिए। अब ये ऑब्जेक्ट है, आप इसकी इमेज आप हासिल करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की, तो देखिए कैसे हासिल करेंगे। एक प्रिंसिपल याद रहे कि ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला, दिस डिस्टेंस इज़ व्हाट? 30 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है। फिर से देखो, ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। किस पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, एक रे लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। याद है आपको? इमेज बनाने का तरीका सीख चुके हम लोग। इसके पैरेलल सामने जाना पड़ेगा बार बार, इस तरह से। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, कहाँ से पास होगी? ये बोलिए, फोकस से पास होगी। और दूसरी रे लेंगे जो डायरेक्ट टकराएगी किससे? पोल से। तो जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जहाँ पर ये दोनों रेज मीट करेंगी, यहाँ क्या बनेगी? इमेज। तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम उल्टा एरो बना देते हैं ना, याद है आपको? ये आपने क्या किया? उल्टा एरो बना दिया। दिस इज़ योर इमेज। अब इस इमेज का जब फासला आप निकालेंगे क्यू, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इमेज का फासला क्यू कहलाता है। तो ये फासला कितना आया जवाब में? बोलिए। नहीं, डिस्टेंस क्यू कितना आया था? देखिए 6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है? बोलिए। देखें और करें ज़रा, यहाँ से यहाँ तक 5 है और इमेज कहाँ बन रही है? फोकस के आगे बन रही है। इसका मतलब है 5 से फासला ज़्यादा होगा, तो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जवाब आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर से आगे जाएंगे तो 6 बनेगा। समझ रहे बात को? और दूसरी चीज़ क्या पूछी थी उन्होंने? हाइट। तो बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ये 5 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं थ्योरी से कि जब कोई ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड होता है तो उसकी इमेज f और 2f के अंदर बनती है, उल्टी बनती है और साइज़ में छोटी होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो साइज़ निकला है हाइट ऑफ इमेज का, वो क्या निकला है? बोलिए 1 सेंटीमीटर, जो यकीनन छोटा है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। कुछ समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो इस तरह से चीज़ों को समझें कि न्यूमेरिकल सॉल्व तो हो गया, लेकिन अंदरूनी खाना क्या हुआ उसको भी समझने की ज़रूरत है। इज दैट क्लियर? तो इसका जो है आपने देख लिया कि किस तरह से ये हुआ था। अब किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, 3 भी ऐसे ही है, 4 भी ऐसे ही है। 4 सवालात सेम इसी तरीके से हैं। लिहाजा 4 सब, अब ये एक आपने समझ लिया, इसको फिर प्रैक्टिस करें, फिर समझें, फिर देखें, घर पे आके वीडियो देख लें, और उसके बाद फिर क्वेश्चन 2 को ट्राई करें। फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आप 2 करेंगे तो आपके अंदर एक हौसला पैदा होगा,
इंकरेजमेंट बढ़ेगी, फिर आप तीसरे की तरफ जाएंगे, वो आपसे सॉल्व होगा तो फिर मज़ीद आपके अंदर दिलचस्पी पैदा होगी, फिर आप 4 करेंगे। नहीं समझे बात को? कराने को तो मैं सारे आपको यहाँ पे हम लोग कर लेंगे सॉल्व, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। इज़ दैट क्लियर? जब तक कि आप खुद काम नहीं करेंगे। अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो सेकंड कैटेगरी है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। या अगर मुझे टाइम मिला बीच में तो मैं फिर 2, 3, 4 जो 3 सवाल हो रहे हैं उनकी वीडियो बाद में कभी घर पे बना के डाल दूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है इतना। क्वेश्चन 13.5 13.5